आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ के अंदर हमारा यूनिट नंबर 9 जो वर्कबुक के अंदर चल रहा था, चेंजिंग फैमिलीज। ये यूनिट में मैंने आपको अगले वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे और आपको मैंने होमवर्क भी दिया था। आई होप कि आपने होमवर्क भी कर दिया होगा। नेक्स्ट अब पेज नंबर 65 पर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। देयर इज ग्रेट जॉय इन दीपालीज होम टुडे, ऑल आर वेरी हैप्पी। यहाँ पर बोला है कि जो दीपाली के घर में मैरिज है और वह सब खुश है। हर एल्डर कजिन ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, यू हैव ऑल्सो सीन मैनी वेडिंग्स, लुक एट द पिक्चर ऑफ वेडिंग एंड डिस्कस अबाउट देम, राइट अबाउट वेडिंग सेरेमनी अंडर ईच पिक्चर। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सारे पिक्चर दिए हुए हैं वो आपको गौर से देखना है और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि ये पिक्चर क्या कहना चाहता है। जैसे कि देखो आप, हमें फर्स्ट पिक्चर दिया हुआ है, उसमें देखो फर्स्ट पिक्चर में क्या हुआ है, तो जो ब्राइड है, दुल्हन है, वो क्या कर रही है, अपने हाथों के अंदर मेहंदी लगा, मतलब जो दूसरी गर्ल है वो दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगा रही है। यहाँ पर लिखा है कि दिस इमेज इज शो द ब्राइड्स हैंड बीइंग डेकोरेटेड विथ हिना मेहंदी। तो यहाँ पर है कि जो दुल्हन है उसके हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है। सेकंड पिक्चर में दिया हुआ है देखो, तो यहाँ पर बोला है कि दिस इमेज शोज द ब्राइड एंड ग्रूम गेटिंग मैरिड। तो ये मैरिड का टाइम है और जो दूल्हा और दुल्हन दोनों है तो साथ में बैठे हुए और जो मैरिज का जो मैरिज वहां पर हो रही है। थर्ड पिक्चर अब देखो आप, थर्ड पिक्चर में हमें क्या दिया हुआ है, देखो जो हमें सेकंड पिक्चर में जो आगे जो पवित्र अग्नि थी उसके आसपास वो लोग फेरे ले रहे। तो यहाँ पर है थर्ड में दिस इमेज शोज द ब्राइड एंड ग्रूम, दूल्हा और दुल्हन गोइंग अराउंड द सैक्रेड फायर। जो पवित्र अग्नि है उसके आसपास फेरे ले रहे। दे विल टेक 7 राउंड, और वो कितने राउंड लेंगे, 7 राउंड लेंगे। फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है दिस इमेज शो द ब्राइड एंड ग्रूम हैविंग द फेस्टिव स्वीट यानी कंसार एंड देयर एल्डर्स ब्लेसिंग देम। वो क्या कर रहे हैं, जो ये फेस्टिव है उसके स्वीट खा रहे हैं और जो उनके एल्डर्स है, जो बुजुर्ग है, वो क्या कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। आगे उसके बाद देखो फिफ्थ नंबर पर पिक्चर दिया हुआ है हमें, देखो जो घर है डिपार्चर मतलब यानी अपना घर छोड़ के वहां पर ब्राइड जो दूल्हा है ग्रूम उसके घर जा रहे हैं। तो यहाँ पर है कि दिस पिक्चर शोज द डिपार्चर ऑफ द ब्राइड, मतलब दुल्हन को वहां से दूल्हे के घर पे ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपके जो पिक्चर थे उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा था और मैंने एक्सप्लेन भी किया। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस, 1 या 2 सेंटेंस में हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि किरण's यंगर सिस्टर हैज बीन बोर्न इनटू द फैमिली। किरण के अंदर फैमिली में उसके बेटे का जन्म हुआ था। हाउ विल किरण स्पेंड हर डे नाउ। अब किरण उसका दिन कैसे निकालेगी, तो बच्चे के साथ खेल के अपना दिन निकालेगी। तो यहाँ पर है शी विल स्पेंड हर डे प्लेइंग विद द न्यू बॉर्न बेबी। वो अपने जो छोटी सिस्टर है उसके साथ खेलने में पूरा दिन निकालेगी। सेकंड बोला है हैज एनीबडी इन योर फैमिली मूव टू अनदर विलेज और सिटी बिकॉज ऑफ वर्क। क्या आपकी फैमिली के अंदर यहाँ पर है कि आपकी फैमिली के अंदर कोई गांव या फिर कोई सिटी के अंदर काम के रीजन से ट्रांसफर मतलब हुआ है, कहीं पर गया हुआ है। तो यहाँ पर है कि यस माय अंकल सन हैज हैड टू गो टू मुंबई सिंस हिज ऑफिस इज लोकेटेड इन दैट सिटी। तो मेरे जो अंकल है उसके जो बेटा है वो मुंबई गया है क्योंकि उसकी ऑफिस मुंबई है, इसकी वजह से वो मुंबई ट्रांसफर हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद हमें थर्ड नंबर पे दिया हुआ है, देखो व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक एट वेडिंग सेरेमनी। अब वेडिंग सेरेमनी में स्पेशल टाइप का जो खाना होता है, तो कौन से टाइप का खाना होता है वो हमें लिखने के लिए बोला है।
तो यहाँ पर है कि फॉर द मैरिज ऑफ अंकल, मेरे अंकल की जब मैरिज थी तब देख स्वीट में था मोहन थाल, आमरस, 2 वेजिटेबल, 2 तरह की सब्जियां। ये प्लीज, यहाँ पर एक वर्ड्स कि प्लीज, तो ये प्लीज नहीं है, ये रॉन्ग है, यहाँ पर आएगा प्लीज, ये वर्ड राइट है। यहाँ पर आपको क्या कौन सा वर्ड लिखना है, ये पूरीज वर्ड लिखना है। यहाँ पर है पूरीज, रोटीज, राइस, सलाद, दाल एटसेट्रा हैड बीन कुक्ड। तो ये सारा हमारे जो मैरिज के टाइम पे बनता है। आगे बोला है 4 नंबर पे, व्हाट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म एट वेडिंग। तो मैरिज के टाइम पे कौन सी तरह के सॉन्ग और जो डांस परफॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पर है कि फेमस वेडिंग सॉन्ग आर संग एट मैरिज। तो मैरिज में जो फेमस सॉन्ग है वो बजाए जाते हैं। एंड when the bride is leaving her home, जब दुल्हन अपना घर छोड़ती है तब। and the groom's family perform modern, और जो दूल्हे की जो फैमिली है वो मॉडर्न डांस करती है। नेक्स्ट उसके बाद 5 नंबर पे दिया हुआ है क्वेश्चन, since her father's transfer what will Sumi have to do on getting admission to a new school। अब सुमी के पापा का जो ट्रांसफर हुआ था हमने यूनिट में देखा था, तो उसको नई स्कूल में एडमिशन, उसने नई स्कूल में एडमिशन लिया। तो फिर वहां पर उसने क्या किया, नई स्कूल में एडमिशन ले। तो यहाँ पर है कि ऑन गेटिंग एडमिशन टू अ न्यू स्कूल सुमी विल हैव टू मेक न्यू फ्रेंड्स, मेक न्यू रिलेशंस विद द स्कूल एंड क्लास। तो नया एडमिशन सुमी ने लिया स्कूल के अंदर, तो उसके बाद उसने क्या किया, नए दोस्त बनाए, अच्छे रिलेशन बनाए क्लास के साथ और स्कूल के साथ में अच्छे रिलेशन बना लिए। 6 नंबर पर बोला है, हु इज द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन इन योर होम। आपकी फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा एजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा इंसान कौन है। तो मैंने आपको यूनिट में हमने बताया था कि हमारे पापा है, तो लिख सकते हैं कि माय फादर इज मोस्ट एजुकेटेड पर्सन इन माय फैमिली, इन माय होम। 7 नंबर पे दिया है, हु इज द लिस्ट एजुकेटेड पर्सन इन योर होम। लिस्ट एजुकेटेड मतलब कम पढ़ा लिखा हुआ, सबसे कम। तो यहाँ पर है, माय ग्रैंडमदर इज लिस्ट एजुकेटेड पर्सन इन माय फैमिली। तो मेरी ग्रैंडमदर दादी है वो सबसे कम पढ़े लिखे हुए हैं। आगे 8 नंबर पे बोला है, हाउ डू यू एड्रेस द एल्डर्स ऑफ योर फैमिली। एड्रेस द एल्डर ऑफ योर फैमिली मतलब कि आप अपनी फैमिली के अंदर जो आपसे बड़े हैं, एल्डर मतलब बड़े हैं, उनको आप कैसे बुलाते हो। तो यहाँ पर एक रिस्पेक्टफुली भी हम लोग बुलाते हैं। तो आई एड्रेस द एल्डर्स ऑफ माय फैमिली रिस्पेक्टफुली। तो हम रिस्पेक्टफुली मतलब एक आदर से हम लोग उन्हें बुलाते हैं। 9 नंबर पे दिया हुआ है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम अ फैमिली। आप फैमिली में से क्या सीख सकते हो। तो फैमिली के अंदर से हम लोग एक ग्रुप में काम करें ऐसा सीख सकते हैं। तो यहाँ पर है कि वी लर्न अबाउट यूनिटी। हम यूनिटी सीख सकते हैं कि फैमिली के अंदर से हमें यूनिटी सीखने को मिलती है। कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे के साथ में रह के काम करना हमें वो सीख मिलती है। एंड द फीलिंग ऑफ कलेक्टिवनेस फ्रॉम आवर फैमिली। तो ये सारी जो हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो ये यूनिटी कोऑपरेशन एंड फीलिंग ऑफ द कलेक्टिव, ये सारी जो हमें फैमिली के अंदर से सीखने को मिलती है। 10 नंबर पे दिया हुआ व्हाट इज द जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर द फैमिली इन विच ग्रैंड पेरेंट्स, काका काकी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड कजिन्स लिव टुगेदर इज नोन एज अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली के अंदर दादा दादी भी साथ में रहते हैं, हमारे अंकल भी साथ में रहते हैं, आंट भी साथ, अंकल आंट भी साथ में रहते हैं, उनके बेटे मतलब हमारे कजिन्स भी साथ में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स, मम्मी पापा, हमारे पेरेंट्स, हम और हमारा जो भाई है वो सब एक साथ में रहते हैं। तो उनको बोला जाता है, वो फैमिली को बोला जाता है जॉइंट फैमिली। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखो व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर मतलब शॉर्ट फैमिली। तो शॉर्ट फैमिली में बोला है कि द फैमिली इन विच देयर आर पेरेंट्स एंड 1 or 2 चिल्ड्रन इज नोन एज अ न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली मतलब आपकी फैमिली और आपके जो दादा है उनके 2 भाई, आपके पापा और एक आपके अंकल है। तो वो आपके अंकल अलग मतलब दूसरे घर के अंदर रह रहे हैं और आप कहीं और ट्रांसफर की सिटी के अंदर अकेले रह रहे हैं।
तो आपकी फैमिली को बोला जाता है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में हमारे पापा मम्मी भाई बहन इतने आता है तो उनको बोला जाता है न्यूक्लियर फैमिली। वो फैमिली को बोला जाता है न्यूक्लियर मतलब छोटी सी फैमिली। अब लास्ट में पूछा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्ड मैरिज। अब चाइल्ड मैरिज का मीनिंग क्या है? तो चाइल्ड मैरिज मतलब गवर्नमेंट ने जो एज तय की थी, लड़की की एज 18 इयर्स और बॉयज जो लड़के की 21 इयर्स होनी चाहिए। अब उससे कम उम्र में अगर वो मैरिज करते हैं तो उनको वो मैरिज को बोला जाएगा चाइल्ड मैरिज। और चाइल्ड मैरिज हमारे इंडिया के अंदर एक गुनाह है। तो यहाँ पर है कि द मैरिजेबल एजेस ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल आर 21 इयर्स एंड 18 इयर्स रिस्पेक्टिवली। अब जो बॉय है उसकी एज है 21 और गर्ल है उसकी एज है 18। इफ समवन गेट्स मैरिड एट ऑन एज यंगर देन दिस फिक्स एज, अगर कोई मैरिज ये एज के पहले के मैरिज कर लेता है देन इट इज नोन एज अ चाइल्ड मैरिज। तो उसको क्या कहा जाएगा? चाइल्ड मैरिज कहा जाएगा। और चाइल्ड मैरिज हमारे इंडिया के अंदर क्या है? एक गुनाह है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे हमें दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछे है। तो यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इफ देयर इज अ स्मॉल बेबी इन द हाउस व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस विल बी सीन। अगर हमारी फैमिली के अंदर एक छोटा सा बच्चा है, यहाँ पर छोटा सा बच्चा है, तो फैमिली के अंदर कौन सी चेंजेस आएंगे? तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे कि अगर बच्चा है तो हमें उसको सुलाना है तो कोई आवाज़ नहीं करेगा, उसके लिए खिलौने सब लाएंगे। और जो बूढ़े होते हैं वो लोग बच्चे को ज़्यादातर अपने पास रखते हैं। तो यहाँ पर है कि इफ़ देयर इज अ स्मॉल बेबी इन द हाउस, अगर बच्चे घर के अंदर छोटा बच्चा है तो द फॉलोइंग चेंजेस विल बी सीन। तो ये टाइप के जो चेंजेस है वो देखने को मिलेंगे। फर्स्ट, द एल्डर्स विल हैव द एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर द बेबी। तो जो बड़े हैं वो बच्चे की संभाल रखते हैं। सेकंड है अ क्रेडल विल। क्रेडल मतलब सोने का, बच्चे के लिए सोने का जो मतलब सोने नींद के लिए बनाया जाता है उसको बोला जाता है क्रेडल। अ क्रेडल विल हैव टू बी अरेंज फॉर द बेबी टू स्लीप एंड रेस्ट इट। बेबी को आराम करने के लिए और सोने के लिए क्या एक क्रेडल बनाया जाता है। थर्ड है टॉयज विल हैव टू बी बॉट फॉर द बेबी। और बच्चे के लिए टॉयज मतलब खिलौने भी लाए जाते हैं। फोर्थ नंबर पे देयर इज नो नॉइज व्हेन द बेबी इज स्लीपिंग। जब बच्चा सो रहा है तब कोई आवाज नहीं करता है। उसके बाद सेकंड हमें दिया हुआ है, देखो आप, किरण's younger sister has been born into the family. What new work will her mother to do now? अब किरण की फैमिली के अंदर भी एक उसकी छोटी बहन का जन्म हुआ था। तो अब यहाँ पर हमें पूछा है कि किरण की मम्मी को अब नया काम कौन सा आएगा? तो बच्चे को नहाना, फिर उसको सुलाना, उसको खाना खिलाना, ये सारा काम नया आएगा। तो यहाँ पर Kira's mother will have the increased responsibility to bath and clean the baby. उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कि बच्चे को नहाना और उसको क्लीन करना। आगे बोला है कि चेंज इट्स क्लोथ्स एंड टाइम अगेन। उसके जो कपड़े हैं वो बार बार गंदे करते हैं बच्चे, तो उनको बार बार धोना पड़ता है और चेंज भी करना पड़ता है। मेक इट स्लीप ऑन टाइम एंड फीड इट वेल। उसको अच्छे से सुला देना है, फिर बाद में उसको खाना भी अच्छे से खिलाना है। Thus the newer Kiran's mother will be the taking care of the baby and its needs। मतलब जो बेबी की जरूरत है वो सारी पूरी करना मम्मी की जिम्मेदारी बढ़ गई। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड नंबर पर हमें दिया हुआ, देखो दीपाली's cousin काका सन, मतलब दीपाली के जो काका है उनका बेटा, तो दीपाली का कजिन हुआ। गॉट मैरिड, उनके मैरिज हो गई। What change will be there in Dipali's now? अब दीपाली के फैमिली के अंदर किस तरह के चेंजेस आएंगे? तो यहाँ पर है कि ड्यू टू दीपाली's cousin's marriage, a new member has been added to her household। मतलब जो दीपाली के कजिन के मैरिज हो गए तो a new member has been added, तो नया मेंबर एक उनकी फैमिली में ऐड हुआ।
दीपाली हैज अ न्यू सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी। तो दीपाली की एक भाभी नए आ गए उनके घर में, और दीपाली's aunt will get some relief from the work, मतलब दीपाली की जो काकी है उनको आराम मिलेगा काम में। उसके बाद 4 नंबर में दिया हुआ है, देखो, when daughter gets married what changes will be there be in her family। अब डॉटर्स मैरिज मतलब किसी फैमिली के अंदर से उनकी बेटी के मैरिज हो जाते हैं, तब फैमिली के अंदर कौन से किस तरह के चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर है कि व्हेन अ गर्ल गेट्स मैरिड एंड गोज टू हर न्यू होम, तो जब गर्ल के जो मैरिज हो जाते हैं तब वो अपने नए घर चली जाती है। ऑल द पीपल ऑफ हर फादर्स होम मिस हर अ लॉट, और जो उनकी जो गर्ल है उसकी फैमिली के अंदर उसके पापा मम्मी भाई बहन सब लोग उसे मिस करते हैं। दे विल मिस हर फॉर वॉट एवर वर्क शी यूज्ड टू डू, वो जो भी काम करती थी वो काम को लेके वो लोग उन्हें याद करते, वो गर्ल को याद करते हैं, अपनी बेटी को याद करते हैं। अ फैमिली मेंबर ऑफ हाउस होल्ड बिकम लेस, और जो उनके पापा जो गर्ल है उसके पापा की फैमिली के अंदर एक मेंबर कम हो जाता है। अब उसके बाद 5th नंबर पर हमें दिया हुआ है, देखो, व्हाट स्पेशल क्लोथ्स डू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम वियर। तो यहाँ पर बोला है कि जो दूल्हा और दुल्हन मैरिज के टाइम पर कौन से किस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि द ब्राइडग्रूम वियर्स अ शेरवानी, अ चूड़ीदार पजामा एंड तुरबन और अ सोफा। तो यहाँ पर है ये जो ग्रूम है वो क्या पहनता है, तो शेरवानी और चूड़ीदार पजामा एंड तुरबन, और सिर के ऊपर सोफा पहनता है। द गर्ल वियर्स अ पानेतर, अ ब्लाउज एंड अ पेटीकोट, शी वियर्स अ मोट ऑन हर हेड। वो पानेतर ब्लाउज और पेटीकोट पहनते हैं, और सिर के ऊपर क्या पहनते हैं, गर्ल जो मोट पहनती है। नेक्स्ट उसके बाद पेज नंबर हमें 68 पर दिया हुआ है, देखो, क्वेश्चन नंबर 6, What did you see at the wedding that you had attended? आपने भी कभी मैरिज अटेंड किए हुए होंगे, मतलब मैरिज में गए हुए, तो आपने वहां पर क्या क्या देखा वो यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर है कि आई हैड अटेंडेड माई अंकल्स वेडिंग, तो मैं मेरे अंकल के वेडिंग के अंदर शादी में गया था। तो यहाँ पर है I show the following scenes there। फर्स्ट है देयर वॉज अ मंडप फॉर द वेडिंग। अब वेडिंग के लिए जहाँ पर मैरिज हो रही है वहाँ पर बड़ा सा मंडप लगाया जाता है। देयर वॉज अ चौरी इन द सेंटर ऑफ द मंडप फॉर परफॉर्मिंग द मैरिज सेरेमोनियल राइट्स। तो यहाँ पर है कि जो मंडप के बीच में जो हमने पिक्चर में देखा था अभी, कि जो दूल्हा और दुल्हन बैठे हुए थे उसके सामने जो एक स्क्वायर में बनाया हुआ था, वैसा ही मंडप के बीच में बनाया जाता है, और वहाँ पर जो मैरिज की जो रीति मतलब मैरिज वहां पर कराई जाती है। 3rd नंबर पे बोला है देयर वाज अ सेपरेट मंडप फॉर द फूड, मतलब फूड के लिए वहां पर सेपरेट अलग मंडप होता है। 4th नंबर पे द वुमन ऑफ बोथ साइड्स वेर सिंगिंग वेडिंग सॉन्ग, और जो वुमन होते हैं वो दोनों साइड, लड़की की ओर से और लड़की की ओर से, दोनों की ओर से वो सॉन्ग गाते हैं। उसके बाद हमारा है 7 नंबर पर बोला है कि व्हाट रीजन कैन बी देयर फॉर चेंजेस इन फैमिली। अब फैमिली के अंदर चेंजेस होता है तो उसका रीजन क्या होता है। तो यहाँ पर है कि सम ऑफ द आर एज फॉलो। फर्स्ट कि व्हेन फैमिली मेंबर हैज टू लीव द फैमिली फॉर अ जॉब, अगर फैमिली के अंदर कोई ऐसा मेंबर है जो जॉब करने के लिए निकल रहा है तो वो चेंजेस आएगा फैमिली में। आगे बोला है कि वेयर अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द फैमिली पास अवे सडनली, अगर कोई रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेंबर है और वो सडनली गुजर जाता है तो भी हमारी फैमिली में चेंजेस आ जाता है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर दिया हुआ है, देखो, आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, व्हाई। आपकी फैमिली आपके पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा है जो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसी कारण से उसने
अपनी जो स्कूल है वो छोड़ दी, वो पढ़ाई करनी बंद कर दी। तो यहाँ पर कि यस अ बॉय नेम गोपाल स्टेज नेक्स्ट टू मी इन माय नेबरहुड। गोपाल करके जो लड़का है जो मेरे पास में रहता है, आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही हैड टू वर्क एज अ लेबरर टू सपोर्ट हिज फैमिली। तो जब उसके पापा की डेथ हो गई, उसके पापा मर गए, तब उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और एक मजदूर का काम करता है। सो ही हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल इन द मिडल ऑफ द ईयर। तो उसने स्कूल के आधे ईयर के अंदर उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। नेक्स्ट उसके बाद 8 नंबर पर दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन, हमें डिफरेंट बताना है कि जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। तो जॉइंट फैमिली के अंदर बोला है कि किसको कहा जाता है, द फैमिली इन विच ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, काका काकी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड कजिन्स लिव टुगेदर इज नोन एज ए जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में हमारे दादा दादी, जो काका काकी, हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन, फिर हमारे जो कजिन, वो सब रहते हैं, उनको बोला जाता है जॉइंट फैमिली। उसके सामने न्यूक्लियर फैमिली किसको कहा जाता है, तो द फैमिली इन विच देयर आर पेरेंट्स एंड 1 or 2 चिल्ड्रन इज नोन एज ए न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली के अंदर मम्मी पापा और एक भाई या एक या 2 बच्चे होते हैं, तो उनको बोला जाता है न्यूक्लियर फैमिली। सेकंड है कि देयर जॉइंट फैमिली में बोला है कि देयर इज नो टेंशन ऑफ वर्क इन द जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली के अंदर काम करने का कोई टेंशन नहीं होता है, ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। न्यूक्लियर फैमिली में वर्कलोड एंड टेंशन इज इंक्रीज इन न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली, छोटी फैमिली के अंदर काम में लोड आता है और टेंशन बढ़ता ही रहता है, क्योंकि छोटी फैमिली के अंदर जिम्मेदारियां बढ़ती है, तब हमें टेंशन बढ़ता है। थर्ड नंबर पे जॉइंट फैमिली में बोला है ओल्ड पीपल आर टेकन केयर ऑफ इन अ जॉइंट फैमिली, दे डू नॉट बिकम हेल्पलेस। मतलब जॉइंट फैमिली के अंदर जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनकी हेल्प के लिए सब लोग आगे रहते हैं, मतलब उनकी केयर करते हैं और उनको हेल्पलेस मतलब अकेला नहीं छोड़ते। न्यूक्लियर फैमिली के अंदर बोला है ओल्ड पीपल हैव टू लिव अलोन एट अ डिफरेंट प्लेस, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो जो जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली के अंदर पापा और मम्मी होते हैं और भाई बहन होते हैं, तो जो स्कूल चले जाते हैं या फिर कोई ऑफिस चला जाता है, तो फिर जो ओल्ड पीपल है, जो बुजुर्ग है, उनको क्या ग्रैंड पेरेंट्स है हमारे, तो उनको वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पर वो अकेले रहते हैं, इसलिए वो बोर हो जाते हैं और वो उनके लिए डिफिकल्ट है। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ पर आपको फैमिली पिक्चर ड्रॉ करनी है। यहाँ पर देखो माय पेरेंट्स फैमिली ट्री, तो यहाँ पर है देखो ग्रैंड पेरेंट्स का नाम लिखना है, ग्रैंड फादर का नाम लिखना है, ग्रैंड मदर का नाम लिखना है, फिर अपने पापा का, अपनी मम्मी का, फिर बाद में अपने अंकल आंटी का नाम लिखना है, और आपकी फैमिली में देखो आपका नाम लिखना है और आपकी बहन है तो बहन का नाम लिखना है। उसके नीचे आपके कजिन का नाम लिखना है, मेल यानी कजिन भाई का नाम लिखना है और कजिन बहन का नाम लिखना है। उसके नीचे एक्टिविटीज में दिया हुआ है ऑब्जर्व केवाल्स फैमिली ट्री गिवन बिलो। आपको क्या करना है, जो केवाल की फैमिली है उसको आपको ऑब्जर्व करना है। देखो हम लोग केवाल की फैमिली है उनको देखते हैं, तो यहाँ पर देखो उसके ग्रैंड फादर है प्रेम शंकर भाई, उसकी ग्रैंड मदर का नाम है कल्पना बहन, फिर उनके 2 बेटे, ग्रैंड फादर के 2 बेटे हैं, देखो आपके दादा के 2 बेटे, फादर सुनील भाई जो केवाल के फादर है सुनील भाई, और उनके बाद उसके अंकल है नीरव भाई, और आपकी मम्मी का नाम है सखी बहन, और केवाल की मम्मी का नाम है सखी बहन, और जो अपने अंकल है उनकी वाइफ यानी कि आंट का नाम है उषा बहन। अब आपके घर में सिस्टर, आपकी बहन है, केवाल की बहन है सिस्टर, और ये रहा केवाल। उसके बाद देखो उसके आंट की फैमिली, अंकल की फैमिली के अंदर एक ही लड़की है जिसका नाम है रुचिका, उसकी की कजिन है। तो उसके बाद हमें 70 पेज नंबर 70 पे देखो दिया हुआ है बेस्ड ऑन केवाल्स फैमिली ट्री फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। आपको केवाल की फैमिली के अंदर से आपने फैमिली ट्री देखा, अब यहाँ पर क्वेश्चन हमें आंसर देने।
तो प्रेम शंकर भाई, सुनील भाई एंड नीरव भाई। तो सुनील भाई और नीरव भाई क्या थे, जो एक भाई थे, दोनों भाई थे। तो प्रेम शंकर भाई और प्रेम शंकर भाई का सुनील भाई और नीरव भाई से क्या कनेक्शन है, तो फादर है उनके। सुनील भाई और नीरव भाई के फादर कौन थे, प्रेम शंकर भाई। आगे बोला है कल्पना बेन इज केवाल्स। तो कल्पना बेन कौन है, केवाल्स के। तो देखो कल्पना बेन है वो केवाल्स के दादी है। आगे बोला है उषा बेन इज रिलेटेड टू प्रिया एज हर। जो प्रिया कौन है, तो प्रिया केवाल की सिस्टर है। और उषा बेन और प्रिया का रिलेशन क्या है, तो अंकल आंटी का रिलेशन क्या है, सॉरी अंकल आंटी नहीं, आंटी का रिलेशन है। तो प्रिया क्या बोलेगी, आंटी। आगे बोला है द रिलेशन बिटवीन रुचिका एंड प्रेम शंकर भाई इज ऑफ। तो रुचिका और प्रेम शंकर भाई दोनों का रिलेशन क्या होगा, तो ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड फादर। तो क्योंकि केवल जो रुचिका के पापा है वो केवल रुचिका के पापा के जो पापा है वो कौन है, प्रेम शंकर भाई। तो प्रेम शंकर भाई और रुचिका का रिश्ता होगा ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड फादर। आगे बोला 5 नंबर पे केवल विल एड्रेस नीरव भाई इज। तो केवल नीरव भाई को कैसे बुलाएगा, तो नीरव भाई कौन है, उनके अंकल, तो उनको बुलाएगा काका। उसी तरह सेकंड नंबर पर दिया हुआ है फाइंड आउट द नेम ऑफ अ फ्यू अदर रिलेटिव्स फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड राइट देन बिलो। क्या करना है आपको, आपकी फैमिली के अंदर ऐसे ही देखो, आपके मामा का नाम क्या है वो लिखना है, आंटी का नाम क्या है वो लिखना है, वो सारा आपको लिखना है। उसके बाद हमें लास्ट में दिया हुआ हॉट्स क्वेश्चन। हॉट्स क्वेश्चन में देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन ही है। तो यहाँ पर बोला है फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इंक्लूडेड इन माय फैमिली। हमारी फैमिली में कौन सी पेयर इंक्लूडेड है, जैसे कि मामा मामी तो हमारी फैमिली के अंदर नहीं आते, तो मासा मासी वो भी नहीं आते, मम्मी पापा हाँ वो आते हैं, और फोई फूफा वो नहीं आते। तो हमारी फैमिली के अंदर कौन सी पेयर इंक्लूडेड होगी, मम्मी पापा। तो सी हमारा आंसर है। सेकंड है हाउ इज योर ग्रैंडफादर्स यंगर ब्रदर रिलेटेड टू योर फादर। तो बोला है कि हाउ इज योर ग्रैंडफादर्स यंगर ब्रदर, जो आपके दादा का एक लड़का है यंगर ब्रदर रिलेटेड टू योर फादर, तो आपके फादर से उसका रिलेशन क्या होगा, तो वो हमारे अंकल होंगे। तो ही इज माय फादर्स ग्रैंडफादर, तो ही इज माय फादर्स काका, तो ही इज माय फादर्स मामा, ही इज माय फादर्स मासा। तो यहाँ पर है कि आपके ग्रैंडफादर का यंगर ब्रदर है, तो आपके देखो यहाँ पर ग्रैंडफादर है और उनका एक ब्रदर है, और यहाँ पर आपके पापा है, तो उनका और उनका रिलेशन क्या होगा, ये उनको बोलेंगे अंकल। क्या बोलेंगे, अंकल, क्योंकि उनके काका हुए। तो हमारा आंसर आएगा ही इज माय फादर्स काका, ये मेरे पापा के अंकल है। बी आंसर हमारा है। उसके बाद हमें थर्ड में दिया हुआ है योर मदर्स पेरेंट्स योर ग्रैंड पेरेंट्स। मतलब यहाँ पर बोला है कि योर मदर्स पेरेंट्स मतलब आपकी मम्मी के पापा, तो आपके नाना नानी भी हैव वन सन एंड 2 डॉटर्स। तो जो आपके नाना नानी, यहाँ पर मैं बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो आपके मॉम है मदर, उनके पापा यानी कि नाना और नानी, ये दोनों है आपके मम्मी के पापा है, मम्मी के पेरेंट्स। आगे बोला है योर ग्रैंड पेरेंट्स हैव वन सन एंड 2 डॉटर्स। वन सन मतलब उनके एक बेटा है, तो एक यहाँ पर उनका एक बेटा है और एक कौन है, एक 2 बेटी। 2 बेटी में से एक तो आपकी मम्मा और दूसरी आप क्या है, आपके मासी, मतलब आपकी मम्मी की जो बहन है उनको आप बोलेंगे मासी, और एक लड़का यानी कि कौन, मामा। कौन आएगा, मामा, क्योंकि आपके मम्मी का भाई होगा ये, तो उनको बोलेंगे आप मामा। तो आपको समझ में आ गया कि आपके मम्मी के जो पेरेंट्स है उनके 3 बच्चे, एक सन, एक बॉय है और 2 गर्ल है, यानी कि एक तो आपकी मम्मा
और उसके बाद आपकी मम्मा के भाई यानी कि आपके मामा, और एक आपकी मम्मा की बहन यानी कि आपकी मासी। तो आगे बोला है सो हाउ इज योर मामा सिस्टर रिलेटेड टू यू, आपकी जो मामा की बहन है उसका रिलेशन क्या होगा। यहाँ पर बोला है शी कैन बी माई मदर, शी कैन बी माई फोई, शी कैन बी माई मामी, शी कैन बी माई मदर और मासी। तो आपके पापा की किसी और बहन का जो आपके आगे बोला है देखो योर मामा सिस्टर, तो योर मामा सिस्टर मतलब आपके मामा की कोई भी बहन का रिलेशन आपके सिस्टर रिलेटेड टू यू, तो आपके साथ क्या रिलेशन होगा। तो का तो कौन सा रिलेशन होगा, का तो वो मेरी मदर होगी, का तो वो मेरी मासी होगी, ये दोनों में से एक रिलेशन आएगा। क्या तो यहाँ पर बोला देखो शी कैन बी माई मदर और माई मासी, तो वो मेरी मम्मी या फिर मेरी मासी होगी। तो हमारा आंसर आएगा डी। तो बच्चों यहाँ पर हमने हमारा यूनिट नंबर 9 जो वर्कबुक के अंदर फिनिश किया। नेक्स्ट अगले वीडियो में हमारा जो यूनिट नंबर 10 है वो हम जो बुक के अंदर शुरू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।